नमस्कार। मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज हमारा जो मेंस का 7 पेपर का जो सीरीज था उसका लास्ट वीडियो है ये। और ये जो पेपर है ये अपने आप में ना एक पॉजिटिव चीज लेकर के आता है, और वो पॉजिटिव चीज ये है कि जब पेपर नंबर 6 देकर के आएंगे शाम को, तो आपको एक रिलीफ सा लगेगा कि हाँ, अगले दिन बस एक पेपर मुझे देना है। ये पेपर टोटल नया सिलेबस जुड़ा हुआ है सीजीपीएससी में, और बाकी पेपरों की तरह ये भी 200 नंबर का ही होता है। और आप मतलब पहला सेक्शन जो है 75 मार्क्स का, दूसरा 50 और तीसरा 75 मार्क्स का। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपने सोर्स बता चुके, मैं फिर से उसे अपने आई बटन में डाल देता हूं। ये पेपर जब आया, जब ऐड हुआ था, तो उस समय इसके लिए, इससे रिलेटेड जब मैं पढ़ रहा था, मैंने पहला मेंस दिया इस पेपर का, कोई भी सिलेबस अवेलेबल नहीं था। तो जो मार्केट में आ रहा है सब हम ले रहे थे। हालांकि मैंने जो उस बुक से पढ़ा है वो इंग्लिश में है। बुक अच्छी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एग्जाम देने के पहले मैंने बुक खरीदा था, और एग्जाम देने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आया होगा तो और नए नए बुक्स मार्केट में आ गए होंगे, और अभी फिर से और ज्यादा आएंगे। तो आप जब भी सोर्स लेने जाएं इस पेपर का, तो खुद ही इसका आकलन करें कि क्योंकि कोई भी जो बता नहीं सकता कि इसके लिए परफेक्ट मटेरियल क्या होगा, क्योंकि अपने आप में एक नया चीज है। ध्यान बस ये रखें कि सिलेबस को पूरा ये कवर करे, सिलेबस से रिलेटेड ये पेपर रहे जो आप बुक खरीद रहे हैं, जो सोर्स खरीद रहे हैं। बात करते हैं इसके एक एक सेक्शंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करूंगा मैं सेक्शन नंबर 1 से। इस पेपर का मेरे हिसाब से लेंदी बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा ट्रिकी पार्ट बोल सकते हैं सेक्शन 1 को। क्यों ट्रिकी बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो एक्ट्स आते हैं ना, जितने भी अधिनियम है, मैक्सिमम हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो हमको ऐसा झटका लगता है कि अरे यार, ये अधिनियम क्या है। तो ये जो एक्ट्स हैं, अधिनियम है, और इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो योजनाएं होती है, ये सेक्शन 1 का आधार स्तंभ है। ये मेन 2 इसके मुख्य हिस्से हैं। अधिनियम को हमको कैसे पढ़ना है? देखिए, आप खुद ही सोचिए कि आयोग ने इसे इंक्लूड किया है, तो इसे क्यों इंक्लूड किया होगा। सबसे पहले कि वो यह चाहता है कि जो आने वाले फ्यूचर के जो ऑफिसर्स हैं, उनको पता रहे जो जनरल एक्ट्स हैं इनके बारे में, ये जब वो काम करें तो उनके बारे में उनको पहले से ही पता रहे। और दूसरा कि आप वो अच्छा, दूसरा ये कि वो उम्मीद नहीं करता है कि आप एक लॉयर हैं और आप एकदम डिटेल में जानते हैं। वो बस ये जानना चाहता है कि अधिकारी होते हुए आपको क्या क्या पता है। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव से इस सिलेबस को डाला गया है। ये जो सिलेबस है खासकर एक्ट्स का, ये आपको एग्जैक्टली एमपीपीएससी के मेंस में मिल जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये चीज वहां से इंस्पायर हुआ है। तो मैंने क्या किया था कि जब मैं एक्ट्स पढ़ रहा था, तो अपने आप कैसे जानूं कि क्या पूछेंगे इसमें, तो मैंने एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसमें से सेलेक्ट किया कि कहां पर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो मुझे जो पता चला, मेरी जो समझ में आई, वो ये है कि जब भी आप अधिनियम को पढ़ें तो सबसे पहले उसकी परिभाषा बहुत जरूरी है। ये भी मेरे हिसाब से जरूरी है कि वो जो अधिनियम है, यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से उसका रिलेशन है, ये भी आपको याद रहे। ये एक्स्ट्रा है, ये मैं करता था, याद रहे तो ये और अच्छा है। आप वहां पर आंसर में छोटा सा मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो अधिनियम आया है, ये क्यों आया है, इसे क्या जरूरत थी हमारे समाज में, हमारे देश में, प्रदेश में, इसकी जरूरत क्या थी। इसके अलावा ये कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, इसके प्रोसीजर क्या होते हैं जब इसे अप्लाई किया जाता है इन एक्ट्स को। तो यदि इसमें कुछ पनिशमेंट है तो वो क्या क्या है, मुख्य रूप से, ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। मुख्य रूप से इसमें क्या पनिशमेंट हो सकते हैं। देखिए, पूरा डिटेल में आप यदि आप बेयर एक्ट उठा करके पढ़ने लग जाएंगे पूरा डिटेल में कि हाँ भाई ये प्रोविजन, तो वो लॉयर का काम है, हमारा काम नहीं है, वो एडवोकेट का काम है। और इतना डिटेल में मेरे हिसाब से पूछेगा नहीं, और यदि पूछ भी लिया तो एक आध क्वेश्चन ऐसे वाले जो इस टाइप के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको छोड़ देना ही मेरे हिसाब से बुद्धिमानी। क्योंकि एक उस चीज को पढ़ने के लिए आप इतनी बड़े सिलेबस को ताक पे नहीं रख सकते। तो मोटा मोटा पढ़िए। हर अधिनियम के कुछ न कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिसके कारण वो लाया जाता है, और फिर उससे जो एक अच्छे मतलब
समाज कल्याण होता है, वैसे ही कहीं न कहीं उसके लूप होल्स भी होते हैं, तो उनको भी जानने की जरूरत है। यदि मान लीजिए 15 मार्क्स में आपको एड्रेस करना पड़ गया, तो लूप होल्स को भी, जो उसकी कमियां हैं उसको भी आप वहां पर लिख सकते हैं और वहां पर, लेकिन लास्ट में याद रखें कि उन सारी चीजों को आपको पॉजिटिव नोट पर, एक सकारात्मक पहलू पर ही आपको उनको छोड़ना है, क्योंकि वो अभी क्या लागू अधिनियम है और आप उसमें मतलब उसको क्रिटिसाइज या आलोचना नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक अधिकारी के रूप में, कमी बताने के रूप में आपको वहां पर उन चीजों को मेंशन करना है। तो अधिनियम में क्या है, अधिनियम, यह अधिनियम क्यों आया है, यह अधिनियम की क्या सार्थकता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और इसमें क्या जो कमियां हैं वो रह गई हैं जिनके कारण हम इसमें रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना अधिनियम में आना चाहिए। इसके अलावा आती है योजनाएं। तो योजनाओं के लिए मेरे समय में जनमन नहीं आता था और अभी जनमन आता है, और जनमन में जो प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से डेटा के साथ उसमें दिया होता है। तो मैं यही कहूंगा कि जनमन देखिए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि कहाँ मिलता है, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट में इसके पीडीएफ होते हैं, और जो बुक स्टोर वाले हैं उसी पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका जेरोक्स बना करके बेचते हैं बुकलेट फॉर्म में। आप उसको घर में भी कर सकते हैं, कहीं पास से प्रिंट आउट करा सकते हैं, लेकिन बुक स्टोर से खरीदेंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे के लास्ट में आप देखेंगे कि जो चैप्टर्स हैं शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, ऐसे चैप्टर्स हैं, उनमें योजनाएं बहुत ज्यादा दी हुई हैं। तो वो योजनाएं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जनमन में दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। बजट स्पीच में जिस जिस योजना को कितना कितना एलोकेशन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि सरकार योजना ना कहें, कोई पॉलिसी या कोई मुहिम चला रही किसी चीज को रिलेटेड, किसी चीज से, जैसे कि अभी कोविड-19 है, तो इससे रिलेटेड सरकार क्या काम करी, ये भी इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से योजनाओं में आपको ये जानना जरूरी है कि वो योजना क्या है, कब आया है। देखिए मेंस में ना मेरे डेटा वगैरह उतना मायने नहीं रखता है, मतलब एकदम एक एक कि इस डेट को ये लॉन्च होता है, ये सब प्री में आता है। मेंस में ईयर आपको याद रहे तो बहुत बड़ी बात है, काफी है उतना। आपको जगह भी नहीं रहती कि ये सब डेटा कोट करे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि योजना जो है वो क्यों लाया गया है, किनको उससे फायदा है, वो सोसाइटी के किन सेक्शंस को टारगेट करके लाया गया है और कैसे उसको अप्लाई किया जा रहा है, और यदि उसमें कुछ एक पॉजिटिव रिपोर्ट आए हुए हैं जी उसके सक्सेस के, तो उनको उन रिपोर्ट्स को याद करके उनको आप वहां पर कोट कर सकते हैं। इस तरीके से योजना की आप पढ़ाई कर सकते हैं। केंद्र से रिलेटेड जो हाईलाइटेड योजना है साल दर साल चलती हैं, चाहे वो इस साल की हो या पिछले साल की हो, इतना ही आप करेंगे तो मेरे हिसाब से एनफ है। और खासकर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ कोट किया गया है, स्कीम्स जहां लिखा हुआ है वहां पर, तो प्रदेश सरकार की योजनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अधिनियम के बारे में, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अधिनियम है, उनमें मैंने तो तीन ही चीजें पढ़ी थी, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक टोनी प्रताड़ना अधिनियम और एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम। उसके अलावा अभी जो नए बुक्स आएंगे मार्केट में, आप प्लीज सर्च करिएगा, और उनमें यदि और भी कुछ आपको एक दो अच्छे अधिनियम मिलते हैं प्रदेश सरकार की, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मेरे समय में यही तीन, मैं जिस बुक में पढ़ा उसमें दो ही दिए हुए थे, उसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया हुआ। तो मैं उसको मतलब इकोनॉमिक सर्वे में जब मैंने देखा तो मैं बोला यार ये भी तो इम्पोर्टेंट है। जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पढ़ रहा था मैं, तब मुझे लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी फिलहाल कोई कह नहीं सकता कि क्या क्या जो इतने सारे अधिनियम हुए छत्तीसगढ़ बनने के बाद, तो क्या क्या याद करना है। तो मुख्यतः तीन मैंने याद किए थे, आप भी उनको तो करिए ही, और बुक्स में अपडेट आते रहेंगे, कोचिंग अपडेट करते रहेंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अब सेक्शन 2 के बारे में हम देखते हैं। देखिए सेक्शन 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स, ये दो इसके पार्ट्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिलेबस में दिया हुआ है, IMF है, अभी जैसे हाईलाइटेड WHO है, यूनाइटेड नेशंस हैं, ये सारे इसके मेन जो वो नोटेड हैं वहां पर सिलेबस में। देखिए जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ें तो हमको तो क्यों बना है, ये इसके मेंबर्स कितने हैं, और उसकी जो फैक्चुअल डिटेल्स होते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेसिडेंट कौन है,
और ये सब तो याद करना ही है, 2 नंबर में ये पूछ सकता है। इसके अलावा उसके फंक्शंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमको डिटेल में याद करना है, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स। मान लीजिए इसको 10 नंबर में या 8 नंबर में पूछ दिया, तो हमको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कोशिश हमको ये करनी है कि हम पॉइंट्स में ज्यादा से ज्यादा लिख सकें। पॉइंट्स में लिखने से इसमें नंबर मेरे हिसाब से तो ज्यादा आएंगे। और इसके अलावा जो इसके अचीवमेंट्स है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट्स है, जैसे कि अभी डब्ल्यूएचओ सबसे ज्यादा एक्टिव है अभी कोविड-19 के इस जो जो महामारी, वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक है, उससे रिलेटेड। तो आप इन चीजों को नोट करिए कि कैसे डब्ल्यूएचओ क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, कैसे उसकी मूवमेंट चल रही है, क्या क्या उसके जो स्पीचेस आते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उन क्या क्या वो बोल रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड क्या है। क्योंकि हर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व इसीलिए है कि इंडिया से रिलेटेड वो क्या बात कर रहा है। और उसके अलावा आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। इसमें देखिए, स्पोर्ट्स में वैसे तो कोई भी किताब में ज्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं, और मैंने जो जीएस प्री के लिए पढ़ा था, प्रीलिम्स के लिए, ये लूसेंट के एंड सेक्शन में दिया हुआ है स्पोर्ट्स का, तो वो थोड़ा सा मैंने वहां से पढ़ लिया था। उसके अलावा जो मेजर स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, ये सारी चीजें जो मेन स्पोर्ट्स हैं, उनका मैंने थोड़ा थोड़ा, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल तो मैं खेलता ही हूं, तो मुझे उसके बारे में पता है थोड़ा सा। बाकी बैडमिंटन, लॉन टेनिस और बाकी गेम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने देखा कि इसके जो मेजर टर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारे समय में टर्म्स है, जैसे कि क्रिकेट से पूछा था मेडन ओवर क्या होता है, और फुटबॉल से रिलेटेड पूछा, सॉकर से रिलेटेड कि येलो कार्ड और रेड कार्ड बताएं, 8 नंबर में आया था वो। तो हमको थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा और इसको पढ़ाई इसकी थोड़ी करनी पड़ेगी। और उसमें इवेंट्स भी दिया हुआ है, इंटरनेशनल इवेंट्स, तो जैसे कि ओलंपिक है, जैसे कि पिछले साल क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, और ये सारी चीजें अपने आप में मतलब बड़ी टूर्नामेंट है ना, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनको याद करना हमको बहुत। आईपीएल भी हमारे देश में इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तो आईपीएल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो थोड़ा थोड़ा ही अपडेट यदि हम करते रहें अपने को, एकदम फैक्चुअल भी ना पढ़े, थोड़ा डिटेल में जाएं, कि जैसे कि क्या बोलते हैं, आईपीएल का पूरा जो रहता है वो कौन उसको देखता है, कि क्या है बीसीसीआई कैसी बॉडी, ये भी पूछ सकता है, और बिल्कुल चांसेस हैं। तो हमको इस चीज को ध्यान देना है कि पहले तो हमको स्पोर्ट्स समझ में आना चाहिए, स्पोर्ट्स के मेजर टर्म समझ में आना चाहिए, और जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि ओलंपिक है, सारी चीजें जो है ओलंपिक से रिलेटेड, कब चालू हुआ था, कब इंडिया को आज तक क्या इसमें मेडल स्थान क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, एशियन गेम्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस पूरे ये जो पेपर है, मतलब सेकंड सेक्शन है इस पेपर का, ये स्कोरिंग पार्ट आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे और इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। हाँ, ये डायनेमिक है, इसमें करंट अपडेट होते रहते हैं, लेकिन एक बार कर लेंगे ना तो ये आसान पड़ता है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 के बारे में। देखिए, सेक्शन नंबर 3 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, और इसमें जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनसे रिलेटेड जो एजुकेशन का जो पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है इसमें कभी कभी, तो वो सारी चीजें इसमें पूरा का पूरा इस सेक्शन में आता है। तो जितने भी ये एनसीईआरटी हो, आईआईएम हो, आईआईटी हो, एनएलयू हो, जो भी इसमें, तो ये संस्था कब बनी, इस संस्था का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनके क्या अचीवमेंट्स, इनके क्या फंक्शंस हैं, यहाँ जैसे आईआईटी में सिलेक्शन कैसे होता है, ये भी पूछ सकता है। तो मैं क्या करता था, ये तो ठीक है, आपको बुक में मिल जाएंगे ये सब चीजें, मैं और इसके अलावा मैं उन जो संस्था दी हुई है उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाता था, और इवन ये मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करता था, उनमें जाता था, उसमें मैं उसके वेबसाइट को थोड़ा सर्फ करता था। जैसे कि मतलब देखकर अबाउट अस होता है हर वेबसाइट में, तो अबाउट अस को देखता था मैं, उसमें उनका यदि कोई करंट एक्टिविटी कुछ है तो उसको देखता था, यदि कुछ वो मेजर कुछ इवेंट करने वाले हैं तो उसको देखता था। तो ये सारी चीज मैं देखता था, तो उससे मेरे को लगता था कि हाँ भाई ये मैं नोट कर लेता हूँ, ये नोट कर लेता हूँ, तो सबको ले जाके मैं नोट करते जाता था, और ये सारी चीजें अपडेट होते रहती हैं, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। सेक्शन नंबर 3 में इस एजुकेशन वाले में आपको इस विशेष ध्यान ये देना कि आपको सेंसस रिपोर्ट याद रहे, आपको
जो अभी हमारा जो अभी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंडेक्स आते हैं, यदि वो इंटरनेशनल है या फिर यदि नेशनल है, तो वो इंडेक्स आपको याद रहे। कोई रिपोर्ट आता है, कोई मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर का ही है, कोई एक रिसर्च है वो आता है, तो याद रहे। एकदम डायरेक्ट कोट मत करिए यदि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो, लेकिन आप एक हिंट दे सकते हैं वहां पर कि अभी हम, वो भी तथ्यों के साथ, क्योंकि जैसे कि यदि कोई रिपोर्ट है और जिसमें कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की अभी जो डेवलपमेंट है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो पिछड़ी है, तो हम हाँ बिल्कुल है, आप नोट कर दीजिए। अब ये कैसे आप कह सकते, इसको तथ्य की तरह कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आप खुद ही देखिए ना, यहाँ के कितने सारे प्रवासी मजदूर बाहर गए हुए हैं, अभी आ रहे हैं जो कोविड-19 में, तो ये सिद्ध करता है कि कहीं कहीं यहाँ रोजगार का अभाव है। तो इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। दोस्तों एंड में मैं यही कहूंगा कि अच्छा हाँ, वीकर सेक्शन का रह गया था। वीकर सेक्शन में आपको जो स्कीम्स हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, आपको याद रहने चाहिए सारे के सारे, और वहां पर, क्योंकि आप वहां पर कोट कर सकते हैं, वहां डाल सकते हैं। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, आप स्कीम्स आपको याद रहेगा ना, तो स्कीम्स के अंदर का जो मैटर रहता है ना, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक सजेशन के रूप में। यदि कोई क्वेश्चन आ गया मान लीजिए वुमेन से रिलेटेड, तो आपको कोई एक स्कीम याद है, तो उस स्कीम में जो जो उसके प्रोविजंस है कि ऐसे मदद होगी, ऐसे मदद होगी, क्योंकि क्या बोलना चाहिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र उनको जो महिलाएं ज्यादा वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो उनके लिए ये करेंगे, उनको फायदा पहुंचाएंगे। तो वो सारी चीजें आप वहां से याद करके डायरेक्ट वहां पर लिख सकते हैं उस आंसर में। तो ये फायदा होता है योजनाओं को याद करने का। तो फिलहाल तो ये वीडियो इतना ही है, और एंड में मैं ये कहूंगा कि दोस्तों जो 7 पेपर होते हैं 4 दिन में, इनमें आप कभी भी पेपर देने के आने के बाद हमें एक उत्सुकता रहती कि मैंने क्या बनाया और क्या छोड़ा है। तो प्लीज 7 पेपर कंप्लीट होते तक किसी भी पेपर का असेसमेंट ना करें, क्योंकि असेसमेंट करने का कोई औचित्य नहीं, पेपर निकल चुका है, उसका आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको रेस्ट करना चाहिए, तब आप असेसमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ये मत करें। और सिर्फ और सिर्फ आगे पेपर का कैसे हमको सोचना है, रेस्ट करना है, क्या रणनीति हो, इस बारे में आप सोचें। 7 पेपर होने के बाद फिर आराम से आप, तो फिर टाइम ही टाइम रहता है असेसमेंट करने का। ठीक है, तो बस इतना ही है। धन्यवाद।